नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CGL टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो दिसंबर 6 को हुआ था, 2022 को था। शिफ्ट जो है वो सेकंड है और इस शिफ्ट के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन जो हमारे पास था वो दिया गया था, select the most appropriate options that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no substitute, it select no substitution required. Statement था, the soldiers had no choice to report the loss to their commanders. ये दिया गया था। देखिए बोला गया था हैड नो चॉइस, कोई उनके पास विकल्प नहीं बचा हुआ है, टू रिपोर्ट द लॉस टू देयर कमांडर। ठीक है, अब आपको पता होगा इस तरीके से जब आपको विकल्प दिए जाते हैं कि कोई विकल्प नहीं बचा है तो वहाँ पर किस तरीके की फ्रेमिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए देखिए अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शंस में रखा गया है नो चॉइस एज टू, दूसरे में था नो चॉइस हाउ टू, तीसरे में था नो सब्सटीट्यूशन, चौथे में था नो चॉइस बट टू। तीसरी चीज़ यहाँ पर बताना था, ये जो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब अगर जो पहला देखेंगे तो नो चॉइस एस टू रखा गया था इस पूरे के लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका आएगा क्या, नो चॉइस एस टू द लॉस, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखेंगे तो नो चॉइस हाउ टू द लॉस, ये भी नहीं बनेगा। और लास्ट वाले में देखेंगे तो नो चॉइस बट टू द लॉस, ये भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो आपका ये अंडरलाइन पोर्शन था उसमें ये रिपोर्ट वर्ड शामिल नहीं था, तो आपका जो अंडरलाइन करना चाहिए था इनको यहाँ से यहाँ तक करना चाहिए था। ठीक है, फिर भी अगर जो आप इससे देखेंगे तो आपका रिपोर्ट से नो चॉइस एज टू रिपोर्ट नहीं बनेगा, नो चॉइस हाउ टू रिपोर्ट नहीं बनेगा। सब्सटीट्यूशन इससे भी बेटर आपका लास्ट वाला बन रहा है, नो चॉइस बट टू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका बट टू बनता है, आपने पढ़ा भी है, आपको रूल याद भी होगा, तो आपका फोर्थ वन सही था। एंटोनिम यहाँ बताना था अंडरलाइन वर्ड का, द गेम कंटिन्यूड, कंटिन्यूड के अलावा एंटोनिम बताना था। कंटिन्यूड मतलब गोइंग ऑन होता है आपका, ऑन गोइंग कह सकते हैं, और जो है कीप ऑन। इसके लिए पहला था ऑन गोइंग था, दूसरा प्लेड था, तीसरा स्टॉप्ड था, चौथा डिसरिगार्डेड था। चूंकि हमें एंटोनिम बताना था, ऑन गोइंग चलता हुआ रहेगा कंटिन्यूटी का, तो ये आपका सिनोनिम बनेगा, एंटोनिम नहीं बनेगा। प्लेड मतलब खेला, वर्ब है आपका, नहीं होगा। स्टॉप्ड मतलब रुका सेंस में हो जाएगा, रुका सीज्ड, रुका हुआ सीज्ड सेंस में हो जाएगा, या इम्पीडेड सेंस में हो सकता है आपका। तो ये आपका जो है चेक सेंस में भी कह सकते हैं, आपका ये रुका हुआ सेंस रहेगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर रुक गया। डिसरिगार्डेड मतलब जिसको रिगार्ड नहीं कर रहे हैं आप, अवहेलना कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। इसमें देखिए, इसमें बताना था, मीनिंग बतानी थी इडियम की, ऑन द बॉल। टू बी अलर्ट था, डूइंग अ बैड जॉब, डूइंग एन एवरेज जॉब, टू बी क्रेजी। तो ऑन द बॉल का मतलब क्या होगा, टू बी अलर्ट होता है आपका, टू बी अलर्ट। इसमें क्या करना था, कैलकुलेटिंग वर्ड फिलअप करना था, कैलकुलेटिंग वर्ड, मिलते जुलते वर्ड। ग्रेट पीपल आर ऑलवेज रेडी टू डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए डैश रहते हैं, रेडी रहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, किंडल रहते हैं, रेडी टू किंडल, रेडी टू सिक्योर, रेडी टू शोल्डर, और रेडी टू बर्डन। देखिए किंडल मतलब भड़काना सेंस में होता है, भावनाएं वगैरह, तो ये नहीं होगा। सिक्योर का मतलब आपका सुरक्षित सेंस में होगा, ये भी नहीं होगा। शोल्डर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है, एंटोनी बताना था, और ये जो वर्ड था इमोरल, इसका एंटोनी बताना था। इमोरल का मतलब अनैतिक होगा, जिसके लिए आप अनप्रिंसिपल्ड कह सकते हैं, अनप्रिंसिपल्ड कह सकते हैं, या फिर लाइसेंटियस कह सकते हैं। ठीक है, लिबर्टाइन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जो आपका अनैतिक हो, नैतिक रूप से सही ना हो, बैड सेंस में, मोरली। इसके लिए आपका एंटोनी में पहला था डिग्री था, दूसरा था डिसेंट था, तीसरा इलनेस था, चौथा आपका रिलीजियस था, सॉरी रिलीजन था। डिग्री आपको पता ही है क्या होती है, इंटेंसिटी शो करने के लिए, और डिग्री आप नाउन के तौर पर देखते हैं, जो स्कूल्स वगैरह से मिलती है वो भी डिग्री होती है। डिसेंट मतलब आपका गुड सेंस में होता है, जो आपका गुड हो सब चीज़ों में, उस सेंस में होता है आपका, स्पेलिंग डबल होगी, गुड होगी ये सब आपकी। ठीक है, इलनेस मतलब आपका बीमार होगा, एलिमेंट हो जाएगा। और सिक भी आप कह सकते हैं, सिकनेस। और ये आपका रीजन मतलब क्षेत्र होता है, तो आपका जो करेक्ट होगा इमोरल का। ठीक है, ये डिसेंट आपका गुड सेंस में होगा, और इमोरल आपका बैड में हो रहा, तो ये आपका डिसेंट इससे मैच कर जाएगा एंटोनिम के तौर पर। नेक्स्ट पर आते हैं सिक्स में, तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हमें बताना था करेक्टली स्पेल्ड है या नहीं, ये बताना था। ये जो आपका अंडरलाइन इक्विलिब्रियम किया गया है,
तो इक्विलिब्रियम की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है। करेक्ट देखिए क्या है, पहले वाले में भी गलत रखी गई है, सेकंड वाले में भी गलत है, थर्ड वाले में भी गलत है, लास्ट वाले में सही है। EQUILI BRIUM था, BRIUM था, बट यहाँ पर आपका QUILI होता है, वहाँ पर ई रखा गया तो वो गलत था आपका। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है, समता एक पॉइंट होता है, समता मूल्य वगैरह जो भी आप कहेंगे। और ये आपका करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन बताना था जिसमें सही यूज़ किया गया है। बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स था, दे स्केल्ड द वॉल। बाय मीन्स ऑफ का आपको पता होगा के माध्यम से, कि के माध्यम से इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ का यूज़ करेंगे के माध्यम से, तो ये बाय मीन्स ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ रोप का जो लेडर था उसके माध्यम से वो लोग दीवार पर चढ़े हैं, ये था आपका। दूसरे में था अलॉन्ग विथ मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, अलॉन्ग विथ के साथ होता है। इन मीन्स ऑफ आपका रखा गया था ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल, और चौथे में था ऑफ मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। तो आपका करेक्ट रखा गया प्रीपोजिशन वो आपका फर्स्ट वन ही है, बाय मीन्स ऑफ रोप लैडर्स दे स्केल्ड द वॉल। नेक्स्ट पर आते हैं, इसमें हमें क्या करना था, इसमें पैराग्राफ बनाना था। ए में बोला गया था सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन एंड इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। बी में बोला गया था आपका दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। सी में बोला गया था द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर है। और डी में बोला गया था द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज। अगर ये देखेंगे आप ABCD, तो ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के आसपास घूम रहे हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला जो बेस्ट होगा वो आपका डी वाला होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज। तो देखिए किस में डी से स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला एलिमिनेट हो रहा है, लास्ट वाला एलिमिनेट हो रहा है, दो बचे हुए हैं डी, दोनों में बी दिया गया है, डी के बाद आपका बी आएगा। तो डी देखते पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज एन इम्पॉर्टेंट इशू दीज डेज, और बी में बोला गया था दिस इज बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन। फिर वहीं पर आपको सेलेक्ट करना था सी आएगा या फिर ए आएगा। ए में देखेंगे तो दिया गया था सच प्रॉब्लम्स, यानी कौन सी प्रॉब्लम्स, सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड, जिसमें डिफिकल्टी इन, सच प्रॉब्लम्स इंक्लूड होता है उसमें डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू एवरीवन, इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट, ये था। और सी में बोला गया था द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो है। तो देखिए आपका डीबी तो फिक्स है, डीबी के बाद आपका क्या आएगा, आपका डीबी के बाद आएगा आपका ए वाला ऑप्शन आएगा। ए में बोला गया था सच प्रॉब्लम जो है इंक्लूड डिफिकल्टी इम्प्लीमेंटिंग होता है डिसीजन में, और प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी में, और टू एवरीवन इंश्योरिंग एम्प्लॉयमेंट। फिर आपका सी आएगा। फिर यहाँ पर फिर बोला गया था, इसमें आपका बोला गया था द मोस्ट क्रूशल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस द प्रॉब्लम जो है वो पॉपुलेशन प्रेशर है, यानी प्रेशर है, तो आपका DBAC बन रहा है, वो आपका DBAC थर्ड में रखा गया है। नेक्स्ट पर आते तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट बताना था, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना था, टेंस जो लिखा था वो डायरेक्ट में था। वाई डिडेंट ही फॉरवर्ड हिज पिटिशंस टू मी, राधा सेड, ये दिया गया था। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपका पता है इंटरोगेटिव में जो है कैसे बनता है, WH वाला भी है, और सैड पास्ट में रखा गया तो आपका इंक्वायर्ड या फिर आस्क में होगा। ठीक है, फिर आपका WH है तो कंजंक्शन WH ही होता है। टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, टेंस आपका डिड नॉट दिया गया तो आपका पास्ट जो है, पास्ट ये सिंपल पास्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट किस में रखा गया है, इसमें हैड नॉट फॉरवर्ड, क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट ही रहेगा। हैड नॉट फॉरवर्डेड इसमें है आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट है। इस वाले में पास्ट परफेक्ट है क्या, नहीं है। इस वाले में पास्ट परफेक्ट है। इस वाले में देखिए ही हैड नॉट फॉरवर्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट नहीं है क्योंकि पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म होती है हैड के बाद, यहाँ पर देखिए रखी गई थी। फिर आपको पता है जब आपका इंटरोगेटिव कोई भी हो, चाहे यस नो हो या WH वाला हो, तो जब आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो वो आपका एसरेटिव चलता है। एसरेटिव का मतलब पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब या वगैरह आएगा, ये सब आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों बच्चे थे आपके पास, कौन सा, ये वाला एक बच्चा है, ये वाला एलिमिनेट हुआ था, और ये वाला बच्चा है आपका, ये वाला एलिमिनेट हुआ था, दो बच्चे हुए। तो इंक्वायर्ड इधर भी है, इंक्वायर्ड इधर भी है, WH इधर भी है, WH इधर भी है। अब देखिए आपको पता है कि एसरेटिव टाइप में बनेगा तो यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखी गई थी, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें रीअरेंज करना था, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक डैश। पी में बोला गया था इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग द वाटर इन योर बॉडी। क्यू में बोला गया था आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड्स एंड आर डैश। आर में बोला गया था आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट। एस में बोला गया था सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, ये दिया गया था। तो इलेक्ट्रोलाइट के बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स
लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग नहीं बनेगा, लाइक आर नहीं बनेगा, लाइक आर नहीं बनेगा, लाइक सोडियम से बन रहा है। स्टार्टिंग किससे हो रही है? एस से हो रही है। एस से कितने हैं? आप एस से 3 रखे गए, तो ये आपका चला गया, एक बचा, एक 3 बचे हुए, ठीक है। देखिए अब इससे ढूंढते हैं इसके बाद क्या आएगा, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। उसके बाद था आपका मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग नहीं होगा। ये सब नाउन चिपकाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ब चाहिए। वर्ब क्या होगी? आर है, आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड, आर एंड आर, और आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट। देखिए क्यू से बेटर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर आर बन रहा है, क्योंकि अगर जो आर रखेंगे तो हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम आर इलेक्ट्रिकली चार्ज मिनरल्स दैट के बाद अब इसको आर भी मिल जाएगा, दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडीज फ्लूइड्स। इट मीन्स आर, एस आर क्यू बनेगा। एस आर क्यू किधर है? एस आर क्यू इधर नहीं है, एस आर क्यू इधर नहीं है, एस आर क्यू इसमें है, तो लास्ट वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें हमें सब्सटीट्यूशन ढूंढना था अंडरलाइन स्टेटमेंट के लिए। टुडे माई डैड विल टीच मी हाउ टू मेक अ स्मॉल शेल्टर फॉर माई डॉग। देखिए जितने भी डॉग वर्ड का रूट वर्ड करवाया गया था, या आप कह सकते हैं इडियम वगैरह फ्रेजेस करवाए गए थे डॉग से, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आपका शामिल था। तो देखिए डॉग के लिए जो शेल्टर होता है उसे क्या कहते हैं? कैनल था, कैनाल था, बरो था या शेड था। तो डॉग के लिए जो घर बनाया जाता है उसे कहते हैं कैनल। ये जो कैनाल था ये इसका मतलब नहर होती है, बरो मतलब आपका जो है ये प्लेस होता है, शेल्टर होता है किसके लिए? ये शेल्टर होता है रैबिट या फिर रैबिट या हेयर के लिए। रैबिट का घर जो होता है ये होता है। शेड मतलब आपको पता है बाड़ा होता है जिसमें आपकी भैंसे या फिर काउस वगैरह रखे जाते हैं। इसमें एंटोनी बताया था, हारमोनी का मतलब सामंजस्य होता है, जिसमें आप सहमति, कोऑपरेशन हो, ठीक है, एक तरीके से समझ रहे हैं कि आपस में सद्भावना वगैरह हो, तो ये आपका रहेगा, हारमोनी रहेगी, सामंजस्य रहेगा, मेन पॉइंट ये है। इसके लिए तो एंटोनी में था हॉस्टिलिटी था, कॉन्ग्रुइटी था, कॉन्सेंट था आपका, और कॉन्कॉर्ड था। तो देखिए ये जो हॉस्टिलिटी था इसका मतलब आपका एनिमिटी होगी, यानी शत्रुता होगी। अगर शत्रुता है तो इसका मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, समन्वय नहीं रहेगा, सामंजस्य नहीं रहेगा, तो ये आपका एंटोनिम सही बन रहा है। कॉन्ग्रुइटी जो है आपका नाउन है, ये आप कॉन्ग्रुएंस आपने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी रूल तो उसी से बना है। कॉन्ग्रुइटी मतलब समरूपता से रिलेटेड है, और कॉन्सेंट का मतलब एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, कॉन्सेंसस होता है आपका, और कॉन्कर्ड मतलब भी एग्रीमेंट वगैरह होता है, तो ये वाले दोनों सेम थे, ठीक है। तो ये आपका हार्मनी से नहीं बनेगा एंटोनिम, तो आपका फर्स्ट वन सही था। इसमें हमें बताना था कंप्लीट करना सेंटेंस, हिज ब्रदर डैश हिज डैश एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर टूक हिज वर्ड एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। हिज ब्रदर ब्रोक हिज एंड रिकॉर्ड एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर हिज रिजल्ट। हिज ब्रदर लॉस्ट हिज टेम्पर एंड गेव हिम अ लॉ। फिर बोला गया था हिज ब्रदर केप्ट हिज प्रॉमिस एंड गेव हिम अ वॉच आफ्टर द रिजल्ट। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपका क्या हो रहा है? लास्ट वन हो रहा है, उसने अपनी प्रॉमिस निभाई और उसको रिजल्ट के बाद उसको वॉच गिफ्ट की। इसमें एक्ट 2 बताना था, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। द डॉग वॉज टेरिफाइड बाय द अनएक्सपेक्टेड नॉइज। वॉज टेरिफाइड से पता चल रहा है कि जो आपका एक्ट 2 में सेंटेंस रहा होगा वो आपका सिंपल पास्ट में रहा होगा। तो सिंपल पास्ट ढूंढना है, किस में लिखा गया है? इसमें है क्या सिंपल पास्ट? नहीं है। इस वाले में सिंपल पास्ट है, इस वाले में सिंपल पास्ट नहीं है, इस वाले में सिंपल पास्ट नहीं है, तो आपका एक ही सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन है, वो आपका सेकंड वाला है। इसमें हमें क्या करना था? इसमें सब्सटीट्यूशन ढूंढना था वन वर्ड वाला। तो एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फॉर बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनीज, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा हो किसी जमीन पीस ऑफ लैंड पर, उसे क्या कहेंगे? नेटिव था, एंशिएंट था, एबोरिजिनल था, ओरिजिनल था। तो देखिए नेटिव मतलब स्थानीय होता है, एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, एबोरिजिनल मतलब मूल निवासी, जैसे आपका प्लांट हो या पौधा हो या फिर जानवर वगैरह हो या फिर ह्यूमंस हो, तो एक पीस ऑफ लैंड पे जहाँ पर वो पहले पाए जाते तो ओरिजिन वाला, तो आपका ये करेक्ट वर्ड है, ठीक है। ये वाला आपका इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, आपका थर्ड वन सही था। यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर बताना था करेक्ट एक्टिव बताना था, टेंस से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका लिखा गया था दिस ट्रेल इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय हाइकर्स, ठीक है। इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड तो मतलब नेगेटिव में बना है। नेगेटिव में कौन सा टेंस रहा होगा आपका? एक्टिव में। तो नेगेटिव में आपका एक्टिव में रहा होगा इज़ नॉट फ्रिक्वेंटली विजिटेड से पता चल रहा है आपका सिंपल प्रेजेंट रहा होगा, वो भी नॉट नेगेटिव। तो किधर लिखा गया सिंपल प्रेजेंट? नॉट, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये वाला है सिंपल प्रेजेंट है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। अब इन दोनों में देखिए हाइकर्स आपका प्लूरल है, प्लूरल के साथ डज नहीं लगता है, तो ये चला जाएगा। हाइकर्स के साथ डू लगेगा तो आपका हाइकर्स डू नॉट विजिट, ये आपका थर्ड वन सही हो जाएगा।
इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, एथलीट था, प्रैक्टिकली था, बेनिफिटेड था, अंटार्कटिक था। तो एथलीट की स्पेलिंग सही थी, प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकल व्यवहारिक होता है वो भी आपका सही है, एडवर्ब बनाया गया है। बेनिफिटेड यानी बेनिफिट से बना है जो कि आपका लाभ पहुंचाना से हो जाएगा, तो ये भी आपकी सही स्पेलिंग है। अंटार्कटिक की स्पेलिंग आपकी गलत है, ये होती है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक था तो यहाँ सी गायब था, तो यहाँ पर आपका होगा अंटार्कटिक। नेक्स्ट में आते हैं, इसमें बताना था सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का, बैफल। इसका मतलब चकराना होता है, पजल है, इन्फ्लुएंस है, स्कॉल्ड है, अनॉय है यहाँ पर। तो क्या होगा आपका, पजल्ड मतलब आपका वही चकराना, कन्फ्यूज सेंस में हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम बताना है तो आपका करेक्ट है। इन्फ्लुएंस प्रभावित करना होता है या फिर आप प्रभाव कह सकते हैं। स्कॉल्ड मतलब रिब्यूक होता है, चाइड होता है, ठीक है। ब्राउबीट होता है, डराना होता है आपको, या डांटना सेंस में होता है। डांटना सेंस ज़्यादा रहेगा, डराना नहीं होगा। अनॉय का मतलब क्या होगा आपका, अनॉय मतलब जो है इरिटेट करना या किसी को जो है जो है नाराज करना, तो आपका हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट था आपका पजल्ड यानी फर्स्ट वन सही था। इसमें हमें बताना था, एरर डिटेक्ट करनी थी, ही ऑलवेज एम्ड हाईली इन लाइफ। इसमें देखिए बोला गया था, आपको रीड करके पता चल गया होगा यहाँ पर एरर क्या है। ही ऑलवेज, ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है, ये एम्ड आपका वर्ब है, और ये हाईली आपका रखा गया, अगेन एडवर्ब रखा गया, इन आपका जो है यहाँ पर क्या है, इन आपका प्रीपोजिशन है, लाइफ आपका नाउन है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑलवेज एम्ड हाईली या हाई, ठीक है, वो हमेशा जीवन में हाई सोचता है या हाईली सोचता है, तो जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर हाईली नहीं हाई होना चाहिए, तो थर्ड वाले में एरर है आपकी। कोशिश करके आप बताइए ज़रा हाई यहाँ क्यों आ रहा है, हाईली क्यों गलत है, ठीक है। वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा, बट ग्रामेटिकली में आप क्या रीज़न देना चाहेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट ऑल द, ये सब रहने देते हैं, आ जाते हैं मीनिंग पर। ये आपका येलो बेलीज था। येलो बेलीज का क्या मतलब होता है, ठीक है, इडियम था ये। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको अगर जो हेल्प नहीं मिल रही है, आप नहीं गेस कर पा रहे हैं, तो आपको रीड करना पड़ेगा। व्हेन द वॉर ब्रेक्स आउट ऑल द वॉर मॉन्गरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट थे वो बिकेम येलो बेलीज, ठीक है। तो येलो बेलीज के लिए क्या था, पहला ऑप्शन था जेलेट्स था, दूसरा कॉवर्ड्स था, तीसरा सेप्टिक्स था, ठीक है, सेप्टिक्स था, और चौथा आपका अपसेट स्टमक्स था। जिलेट्स का मतलब बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक हो और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हों किसी के अंदर, इंथुसियास्टिक स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के साथ। बट कौन से बिलीफ हो, रिलीजन हो या पॉलिटिकल बिलीव्स हों जो कि आप कहेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो जिसके लिए आप कट्टर वर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका जिलेट्स मतलब कट्टर हो जाएगा। कवर्ड्स का मतलब जो है आपका टिमिडिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि कवर्ड है तो आप टिमिड कह सकते हैं, मतलब डरपोक सेंस में। तो येलो बेलीज का मतलब आपका क्या होता है, डरपोक होता है, तो आपका ये आपका सेकंड वन सही हो जाएगा। ससेप्टिक्स का मतलब संदेहवादी होता है कि गॉड है या नहीं है, किसी चीज़ को लेकर भी संदेह करे तो उसे कहेंगे ससेप्टिक्स। अपसेट स्टमक्स आपका नॉर्मल वर्ड है। अब आते हैं पैसेज पर। पैसेज दिया गया था, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड, द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज्ड एज टेक्निकली वेरी वेल डैश, द इंडियन टी इंडस्ट्री इज अ डैश ट्रेडिशनल, और टी हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर डैश पर्पस एज वेल एज फॉर डैश। काफ़ी आसान है और छोटा भी। तो फिलअप पर आते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड है, पहले ही बोला गया है। फिर बोला गया था द इंडस्ट्री इज डैश रिकॉग्नाइज एज टेक्निकली वेरी वेल, तो इंडस्ट्री डैश रिकॉग्नाइज होती बहुत ही अच्छे ढंग से। वेरी वेल वर्ल्ड में ऑलरेडी है, इसमें पहले बोला गया, तो क्या आएगा, द इंडस्ट्री इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज एज टेक्निकली, टीडीएसली रिकॉग्नाइज्ड, इंडस्ट्रियली रिकॉग्नाइज्ड, म्यूचुअली रिकॉग्नाइज्ड। देखिए ग्लोबली यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला था इन द वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, तो ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज्ड होती है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। टीडीएसली का मतलब उबाऊ ढंग से होता है, इंडस्ट्रियल से बना इंडस्ट्रियली, और म्यूचुअली मतलब पारस्परिक रूप से, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट था वो आपका फर्स्ट वन था। सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड में बोला गया था यहाँ पर, इसमें बोला गया था, देखिए इंडिया इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज एज टेक्निकली वेरी वेल डैश, तो वेरी वेल डैश एज वेरी वेल डैश है, क्या है वेरी वेल, वेरी वेल कॉम्प्लेक्स है, वेरी वेल इस्टेब्लिश है, वेरी वेल पैम्पर्ड है, वेरी वेल इक्विप्ड है। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब था इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, यहाँ पर इज रिकॉग्नाइज लिखा गया था, यानी आपका जो आया है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल था, एज टेक्निकली वेरी वेल। अब यहाँ वेरी वेल से भी आपको पता चल रहा है, ये जो वेरी वेल है यहाँ पर आपका क्या आएगा, वेरी वेल क्या, वेरी वेल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा जटिल है, तो यह नहीं होगा। वेरी वेल इस्टेब्लिश है, इस्टेब्लिश नहीं, यहाँ पर भी आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो इस्टेब्लिश भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। पैम्पर्ड आपका होगा क्या, पास्ट है पार्टिसिपल, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, बट पैम्पर्ड का मतलब लाड़ प्यार होता, तो ये भी नहीं होगा। और इक्विप्ड का मतलब आपका संपन्न सेंस में होगा, तो आपका
अच्छे से जो है आपका ये फोर्थ वाला यहाँ पर आ जाएगा, वेरी वेल इक्विप्ड। इसके बाद थर्ड पे आते हो, थर्ड में बोला गया था द इंडियन टी इंडस्ट्री इज़ अ डैश वन ट्रेडिशनली। देखिए इज़ है यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा, द इंडियन टी इंडस्ट्री इज़ अ डैश वन ट्रेडिशनली। फ्लॉरिश इज़ अ, फ्लॉरिश इज़ अ, देखिए इसके बाद आ भी लगा है, इज़ अ कंडेंसिंग, इज़ अ फ्लॉरिशिंग, ठीक है, और इज़ अ थ्रैशिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इज़ अ फ्लॉरिश नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इज़ अ कंडेंसिंग का मतलब जो है सघन सेंस में होता है, यानी डेंसली सेंस में होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फ्लॉरिशिंग का मतलब फलने फूलने वाली, एक जो है ट्रेडिशनली जो है वन यहाँ पर बोला गया था ना, इज़ अ फ्लॉरिशिंग वन। तो फ्लॉरिशिंग वन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये आपका आर्टिकल है, और ये आपका जो उसके लिए नाउन था, ठीक है। थ्रैशिंग का मतलब होता है कूटना पीटना सेंस में होता है, तो यहाँ कूटना पीटना सेंस नहीं चल रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा, फ्लॉरिशिंग आपका सही था। इसमें आते हैं तो इसमें बताना था, यानी फोर्थ में बोला गया था टी हैज़ बीन यूज इन इंडिया फॉर डैश पर्पसेस एज वेल एज फॉर डैश। देखिए टी इंडिया में यूज होती है फॉर डैश, यहाँ से पता चल रहा है ये जो आपका पर्पसेस है ये आपका नाउन है, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव टाइप का कुछ आएगा। सिक है यहाँ पर फॉर सिक पर्पसेस, इम्यून पर्पसेस, मेडिसिनल पर्पसेस, इम्यूनोलॉजी पर्पसेस। तो यहाँ पर आपका जो एडजेक्टिव टाइप का है सिक मतलब बीमार नहीं होगा, इम्यून मतलब जो है क्षमता होती है रोग से लड़ने की, ये भी नहीं होगा। मेडिसिनल ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका चिपक जाएगा यहाँ पर, तो आपका ये मेडिसिनल पर्पसेस ये आपका सही बन रहा है। इम्यूनोलॉजी मतलब भी नहीं होगा आपका। तो मेडिसिनल के साथ साथ तो पर्पस के साथ यूज होता है एज वेल एज फॉर डैश, एज वेल एज फॉर डैश फुलफिलमेंट, एज वेल एज फॉर एडवांटेज, एज वेल एज फॉर कंजप्शन, एज वेल एज फॉर रिटेंशन। रिटेंशन मतलब धारणा होती है, फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना होता है, तो ये नहीं होगा आपका, एडवांटेज मतलब लाभ नहीं होगा, कंजप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेडिसिनल के पर्पस के साथ साथ कंजप्शन में भी ये यूज़ होती है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।